नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। आज की जो हमारी कड़ी है वो इतिहास की अगली कड़ी है। कल जो हमने बात की थी उसमें हमने इतिहास के स्रोतों में अभिलेखों की बात की थी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी लेखकों की, यानी वे विदेशी लेखक जो कभी न कभी भारत आए और जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। ठीक है, इसमें हम यूनानी लेखकों की बात करेंगे, चीनी लेखकों की बात करेंगे, अरबी लेखकों की बात हम करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, डायरी में नोट्स बनाते रहें ताकि एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी विवरणों में यूनानी लेखकों की। किसकी दोस्तों? हम यूनानी लेखकों की बात हम करेंगे। यूनानी लेखकों की बात हम इसलिए सबसे पहले करेंगे क्योंकि जो इतिहास का जो पिता कहा जाता है वह यूनानी को ही कहा जाता है, यानी हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास की पहली वीडियो में मैंने इसके विषय में चर्चा भी की थी। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इतिहास का पिता कहते हैं वो हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और जो पहली पुस्तक लिखी गई इतिहास पर वो हिस्टोरिका को माना जाता है, यानी हेरोडोटस को पिता कहा जाता है और उनकी किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है मेगस्थनीज। आप सभी लोगों ने मेगस्थनीज का नाम सुना होगा, काफी फेमस कैरेक्टर है प्राचीन भारत के इतिहास में। ठीक है, तो जो मेगस्थनीज था, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है किसका राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो मेरे ख्याल से एक सवाल पे क्लियर हुआ होगा कि मेगस्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के भारत आया था। दूसरा सवाल बनता है किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने बड़ी फेमस एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है इंडिका। तो कई बार पूछा गया कि इंडिका का रचनाकार कौन था, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक एक था मेगस्थनीज और यह कई वर्षों तक है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मूल रूप से हम बात करें इंडिका की तो प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है, यानी कि जो मूल रचना जो मेगस्थनीज लिखी थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और अनुश्रुतियों के माध्यम से या उस समय जो लेखक रहे होंगे उन्होंने सुना था जो उस किताब के विषय में, उन्होंने जो चीज़ें लिखी हम उन्हीं के माध्यम से इस बात पर पहुंचे हैं कि मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी घटनाएं हैं। ठीक है, इतने पुराने पेजेस को संभाल करके रखना बड़ा ही कठिन काम है। अगला हमारा है टालमी। टालमी भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूछा गया है ज्योग्राफी की रचना किसने की दोस्तों? तो ज्योग्राफी के नाम से लग रहा भूगोल है ना, तो भूगोल के विषय में होगी। तो जो टालमी की फेमस रचना है वो है ज्योग्राफी और इसने इसको लिखा था दूसरी शताब्दी में, यानी 150 ईस्वी के आसपास इसने ज्योग्राफी की रचना की और इसने प्राचीन भारतीय भूगोल के विषय में लिखा और वाणिज्य के विषय में लिखा, यानी कि भारत कैसा है, भारत की जलवायु कैसी है, इसके विषय में इसने लिखा। और वाणिज्य यानी भारत किन देशों के साथ व्यापार करता था और भारत के कौन से क्षेत्र व्यापार के लिए जाने जाते थे, इसका विवरण इसने ज्योग्राफी में किया। अगला हमारे लेखक हैं, यूनानी लेखक ही हैं सारे, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के विषय में सवाल पूछा जाता है किसने मेगस्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है दोस्तों? यानी कि आप सभी लोग जानते हैं मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? इंडिका। और इसने कहा ये भाई काल्पनिक है, ये सही नहीं है, इसने अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखी हुई है। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मेगस्थनीज के इंडिका को किसने काल्पनिक माना है तो स्ट्रैबो महोदय ने कहा कि मेगस्थनीज की जो विवरण है वो सारा का सारा काल्पनिक और उसमें कोई सच्चाई नहीं।
आगे बढ़ करके अब हम रोमन लेखकों की बात कर लेते हैं। रोम जानते हैं आप कहाँ की राजधानी है? इटली की। यानी कि जो इटली के जो लेखक थे उनके संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक रोमन लेखक प्लिनी काफी इंपॉर्टेंट थे, कई बार एग्जाम में आया है कि प्लिनी कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, इसकी फेमस रचना का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। याद रखिएगा दोस्तों, प्लिनी की रचना का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। और इसने वर्णन किया, देखिए इटली का तो रहने वाला था ही, है ना, इटली का तो रहने वाला था ही, और भारत की इसने यात्रा की। ठीक है, तो भारत और इटली के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे और भारत के कौन कौन से बंदरगाह व्यापार के लिए जाने जाते थे, इसका भी वर्णन इसने नेचुरल हिस्टोरिका में कहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों का विस्तृत वर्णन किसने अपनी रचना में किया है, तो प्लिनी महोदय ने किया है अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में। तो यहाँ तक हमने किसकी बात की दोस्तों? सबसे पहले हमने यूनानी लेखकों की बात की, इसके बाद हमने रोमन लेखक में प्लिनी की बात की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों चीनी लेखकों की। भाई इस समय तो हमारे चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विवाद बराबर बना हुआ है। ठीक है, तो मगर जो पुराने संबंध अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो हमारे चीन के साथ संबंध बड़े ही अच्छे हैं, और हिंदी चीनी भाई भाई वाला संबंध था। मगर आज के संबंध में हिंदी चीनी भाई भाई वाली जैसी कोई भी सोच नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई चीनी लेखकों की बात कर लें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो चीनी यात्री भारत आए ये क्यों आए? सभी लोग जानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म भारत के ही पवित्र भूमि से फैला। तो चीन में भी फैला, चीन में भी लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो जो चीनी लोग थे उनके अंदर यह भावना थी कि वो भारत आए, भारत में पर्यटन करें, भारत में घूमें, जहाँ से बौद्ध भगवान बुद्ध है हमें उस भूमि को देखना चाहिए, बौद्ध धर्म को जाने, है ना, कि बौद्ध धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ, उसकी मान्यताएं क्या थी। तो जितनी ज़्यादा जानकारी इंडिया में मिल जाएगी उतनी ज़्यादा जानकारी चीन में थोड़ी ना मिलेगी। और बौद्ध तीर्थ यानी कि इन चीनी यात्रियों ने की इच्छा थी कि भारत आए और गौतम बुद्ध से रिलेटेड, उनसे संबंधित जो भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उनके विषय में जानकारी को इकट्ठा करें। सबके मन में होता है, हम सनातन धर्म वाले हैं तो हमारी भी इच्छा होती है बालाजी घूमने जाए, वैष्णो देवी घूमने जाए, या अन्य जो हमारे पवित्र स्थल है सनातन धर्म के, उनको घूमने के लिए आते हैं। इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के लोग मक्का मदीना जाते हैं वहाँ पर हज करने के लिए, तो वो भी धार्मिक यात्राएं ही होती हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो चीनी लेखक थे इन्होंने भी एक टाइप की धार्मिक यात्राएं की, ताकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों और भगवान बुद्ध के विषय में वो जान सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहला जो चीनी यात्री था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल आते हैं, वो नाम है फायन। क्या नाम है दोस्तों? फायन। तो फायन से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं चलिए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, और आगे जब हम चर्चा करेंगे विक्रमादित्य की तब वहाँ पर डिटेल में फायन के विषय में जानेंगे। यहाँ पर कुछ हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। पहला एग्जाम में सवाल यही बनता है कि भाई फायन किसके दरबार में या किसके समय में भारत आया? जो फायन भारत आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य था, इसके दरबार में भारत आया था, और ये एक बौद्ध भिक्षु था। कौन था फायन? एक बौद्ध भिक्षु था, और इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो 399 से 414 तक। कब से कब तक? 399 से 414 तक, या इसके मध्य भारत में रहा, यानी लगभग इसने 15 वर्षों तक भारत में जो है समय व्यतीत किया, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों को जाना और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि यही तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और बौद्ध तीर्थों के विषय में जानना। और इसकी जो फेमस रचना है वह फूको की, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी रचना का क्या नाम है? फूकोकी। कई बार एग्जाम में पूछा गया फूकोकी का रचनाकार कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, फा से फायन, फा से फूकोकी। याद करने का एक ट्रिक हो गया कि फा से फायन, फा से फूकोकी।
और इसने गुप्तकालीन समाज का, राजनीतिक जीवन का, इन सबके विषय में इसने बहुत अच्छे से लिखा है। और इसकी एक चीज़ काफ़ी फेमस है इस अपनी रचना में, तो चांडालों का वर्णन किया था। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा है, इसने अपनी किताब फूक होगी में चांडालों के विषय में विस्तृत रूप से लिखा है। तो फाहियान ने चांडालों के विषय में विस्तृत रूप से लिखा था और इसने बताया था कि चांडालों की हालत बड़ी खराब थी। ये गांव के बाहर रहते थे और इनको अगर कभी गांव के बीच से निकलना होता था तो घंटी बजा करके या डंडा पटकते हुए निकलते थे, ताकि अगर आसपास लोग हो तो किनारे हो जाए, तो टच ना करें। ठीक है, तो इसके विषय में किसने लिखा है? फाहियान ने दोस्तों लिखा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हेनसॉन्ग। ये दूसरा फेमस चीनी यात्री है। इसके इस विषय में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हेनसॉन्ग का जो चीनी भाषा में नाम का है, असली नाम का है, वो था युआन चौंग। ये भी पूछा गया युआन चौंग किसका नाम था दोस्तों? तो कई सारे लोग फायर लगाते हैं। युआन चौंग जो नाम था वो हेनसॉन्ग था। देखिए इसमें भी आम, इसमें भी आम, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं हेनसॉन्ग युआन चौंग। और ये जो आया था वो 629 से 643 ईस्वी के मध्य भारत में आया और लगभग 14 वर्षों तक भारत में ये रहा। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक भारत में रहा। और किसके समय पे आया? हर्षवर्धन के समय में आया। और कब भारत पहुंचा? 632 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि जब हेनसॉन्ग भारत आया उस समय भारत में सम्राट कौन था? उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो राजा था वहाँ का हर्षवर्धन। इसकी एक फेमस रचना है सी यू की दोस्तों, याद रखिएगा। हेनसॉन्ग की फेमस रचना क्या है? सी यू की। और इसका अर्थ होता है पाश्चात्य संसार के लिए, क्योंकि चीन हमसे थोड़ा सा पूर्व में ज़्यादा विस्तार है, तो वहाँ से आएगा तो पश्चिम में पड़ेगा, है ना। तो वही इसने लिखा है, इसका नाम है पाश्चात्य संसार के लिए। इसका एक मित्र था हुइली। कौन दोस्तों? हुइली। इसने इसकी जीवनी लिखी और इसी जीवनी के माध्यम से हमको हेनसॉन्ग के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि हेनसॉन्ग की जीवनी किसने लिखी? तो जो हेनसॉन्ग की जो जीवनी लिखी थी वो इसके मित्र हुइली ने लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर्ष के टाइम पर आया और हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा, उसके राज्य में रहा, भ्रमण किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर्षकालीन जो सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा थी, सभी का वर्णन इसने किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में काफी वर्षों तक रह करके अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी लोग जानते हैं बिहार में स्थित है और यहाँ रह करके इसने काफी वर्षों तक अध्ययन किया और इसने हर्ष से प्रसन्न होकर के उसको शिलावृत्ति की उपाधि धारण की। एग्जाम में कई बार पूछा गया है शिलावृत्ति की उपाधि किसने धारण की? शिलावृत्ति की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने और इसको जो शिलावृत्ति की उपाधि से सम्मानित किया था वो हेनसॉन्ग ने किया था। ठीक है, और जो 5वीं बौद्ध सभा की अगर हम बात करें तो कन्नौज में भी इसको कई इतिहासकारों ने मान्यता दी है, उसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वो हेनसॉन्ग ने ही की। ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा किसे दी गई है? तो यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का जो राजकुमार की संज्ञा दी गई है वो हेनसॉन्ग को दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आए हैं, तो आप बिल्कुल भी इनको अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। 100% आपको यहाँ से सवाल जरूर मिलेंगे किसी न किसी हिसाब से। ठीक है, अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा सिंह। किसकी दोस्तों? सिंह। सिंह की 7वीं शताब्दी में भारत आया दोस्तों। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में, यानी कि हेनसॉन्ग के जाने के बाद कौन आया? सिंह। कब से कब तक? 673 से 655। अब एक बार देख लीजिए, फाहियान का आप F ले लीजिए, हेनसॉन्ग का H ले लीजिए, सिंह का E ले लीजिए। ठीक है, यानी एक फाहियान और अगर आप हेनसॉन्ग में कंफ्यूजन है तो H के बाद ही S मतलब कि F के बाद ही H आएगा। ठीक है, तो आपसे गलती नहीं होगी। इसके बाद आप इससे निकल लेते हैं। इससे सवाल कम बनते हैं लेकिन पूछ लेता है।
इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और इसका वर्णन भी इसने किया है, इसके विषय में इसने लोगों को बताया, ठीक है, और इसमें अध्ययन भी किया। और जब ये जाने लगा यहाँ से यात्रा करके, तो ये त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। यानी ये अपने साथ ले जाने का कारण यह था कि वहाँ पर चीनी लोगों को ये बताना चाहता था भारत में बौद्ध धर्म के विषय में, ताकि लोग और ज़्यादा जानें। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इच्छिक से सवाल अगर आएगा तो आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं अरबी लिपि। अरबी अरब से लेके होगा सऊदी अरब, अरब का से जो भी लोग भारत है, इसमें सबसे पहला नाम आता है सुलेमान का। किसका दोस्तों? सुलेमान का। ये 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला आया था। कब दोस्तों? 9वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने पाल और प्रतिहार शासकों के विषय में लिखा। अगर आप पाल और प्रतिहार शासकों का एरिया देखेंगे तो आपका बंगाल वाला, कौन सा दोस्तों? बंगाल वाला। और इसने बंगाल के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी और इसने ये भी लिखा था कि एक अंगूठी के बीच से वहाँ का जो थान होते थे कपड़े का, वो निकल जाता था, मलमल का कपड़ा जो होता था। यानी इसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ के विषय में लिखा हुआ है, वहाँ के कपड़े के बारे में बताया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अरबी लेखकों में सवाल आते हैं, वो अल-बरूनी से आते हैं। जो भी पुराने लोग हैं उन्होंने अल-बरूनी के विषय में जरूर पढ़ा होगा। पहले टाइम पीरियड जान लीजिए। 1024 से 1030 ईस्वी के मध्य यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यानी कि 1025 के समथिंग जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए निकलता है, या उसी के साथ या उसी के टाइम पर भारत आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कब आया? सोमनाथ के मंदिर के आक्रमण 1025 के मध्य भारत। एक बार एग्जाम में पूछा था अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अल-बरूनी। याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अल-बरूनी। अल-बरूनी का पूरा नाम है। इसके बाद इसकी जो बड़ी फेमस रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद इसकी बड़ी फेमस रचना है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अगर एग्जाम में सवाल आया तो बिल्कुल करिएगा। ये एक महान कर्तज्ञ भी था और ज्योतिषविद भी था और कई भाषाओं का ज्ञान भी था और संस्कृत का भी इसको ज्ञान था। क्योंकि अगर इसमें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता तो कभी ये भारत के विषय में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाता। और हमारा आज का अंतिम पॉइंट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुस्लिम था वो आपका अल-बरूनी था। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला आदमी, पहला मुसलमान वो आपका अल-बरूनी था। तो आज की वीडियो को बस हम यहीं तक रखते हैं और फिर से मेरा निवेदन है आपसे, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। जो लोग किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर वीडियो को शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए मेरी तरफ से कहें, मैं आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। तो चलिए भाई, अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और कल फिर मिलेंगे। कल से पहले तो आज ही हम रात में 8 बजे आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। और तब तक के लिए आप सभी लोग का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ मिलिए। जय हिंद, जय भारत।